औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं PRC3 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स और चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। बेसिकली इसमें हमने इलास्टिसिटी को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को, यानी कि एक चीज़ में चेंज होने की वजह से दूसरी चीज़ में कितना चेंज हो रहा होता है, उसको हमने इलास्टिसिटी में देखा था। चैप्टर 2 में हमने लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि प्राइस चेंज होने से डिमांड प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रही है और प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ रही है। लेकिन कितनी प्राइस बढ़ने से कितनी डिमांड कम हो रही है, इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम देखें तो वो हमें मालूम हो रहा है चैप्टर नंबर 3 में। अब चैप्टर नंबर 3 की समरी डिस्कस कर लेते हैं, या स्टिकी नोट जो ICAP के स्टडी टेस्ट में चैप्टर के एंड पे मौजूद होते हैं, उनको पॉइंट्स की शक्ल में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें वो बता रहा है, इलास्टिसिटी इज वेरी यूजफुल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स। इलास्टिसिटी में हम किसी भी दो वेरिएबल्स को उठा के उनके दरमियान रिलेशनशिप देख सकते हैं। जैसे कि हमने रिलेशनशिप देखा था प्राइस के दरमियान और डिमांड के दरमियान। उसके अलावा हमने रिलेशनशिप देखा था प्राइस के दरमियान और सप्लाई के दरमियान। उसके बाद जब डिमांड हम पढ़े थे तो हमने दो और भी तरह की चीज़ें पढ़ी थी, जो इनकम इलास्टिसिटी, उसमें हम क्या देख रहे थे, इनकम के दरमियान और डिमांड के दरमियान रिलेशनशिप देख रहे थे। क्रॉस इलास्टिसिटी में हम जो रिलेटेड गुड्स थी, जिनमें जो कॉम्प्लीमेंट गुड्स थी और जो सब्स्टिट्यूट गुड्स थी, उनके दरमियान रिलेशनशिप देख रहे थे। तो इस तरीके से हम किसी भी दो वेरिएबल्स को उठा के उनके दरमियान रिलेशनशिप देख सकते हैं। और अगर हम कोई ऐसी दो गुड्स उठा दें जिनके दरमियान कोई रिलेशनशिप ही नहीं बन रहा, जिस तरीके से मैं उठा लेता हूँ, मैं अपने लैपटॉप की प्राइस में देख लेता हूँ और उसके जो लैपटॉप की प्राइस चेंज होने से मैं अफेक्ट अगर चेक करता हूँ अपने शूज़ की प्राइस पर, तो ये दोनों एक इंडिपेंडेंट गुड्स हैं, किसी एक गुड का दूसरे गुड से ताल्लुक नहीं है। तो इसमें सिंपल इलास्टिसिटी का आंसर हमारा 0 आ रहा होगा। तो इट मीन्स हम कोई भी दो वेरिएबल्स उठा के, वो रिलेटेड हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं या उनका कोई ताल्लुक है या नहीं है, हम बहुत आसानी से उनके दरमियान इलास्टिसिटी को मालूम कर सकते हैं। और वो इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स है, इसमें हमें जो है यूनिट्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती, सच एज़ क्वांटिटी एंड प्राइस यूनिट्स। क्वांटिटी हमें मालूम है, और जब भी क्वांटिटी मेजर करते हैं, क्वांटिटी लिखते हैं, तो क्वांटिटी के साथ हम केजी लिखते हैं कि इतने केजी क्वांटिटी है। और सप्लाई की अगर बात करें तो हम बता रहे होते हैं कि हमने इतने केजी सप्लाई की, इतने केजी जो मार्केट में डिमांड थी। और प्राइस की अगर बात करें तो हम वो हमेशा रुपीज़ में बता रहे होते हैं। तो इस तरीके से इलास्टिसिटी का कोई यूनिट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है यूनिट से। तो इस पॉइंट में वो यही डिस्कशन कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो पॉइंट नंबर 2 में वो बता रहा है, एज वी नो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिक सप्लाई विल बी पॉजिटिव एवर। हमें मालूम है कि जो प्राइस है और जो सप्लाई है, यानी कि प्राइस और सप्लाई के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशनशिप मौजूद है। ये हमें कैसे मालूम हुआ, हमने जब लॉ ऑफ सप्लाई को पढ़ा था तो हमें आइडिया हो गया था कि जब प्राइस बढ़ेगी किसी भी चीज़ की, तो जो प्रोड्यूसर होंगे उन्हें ज़्यादा क्योंकि प्रॉफिट हासिल हो रहा होगा प्राइस बढ़ाने से, तो वो क्या करेंगे, उसकी जो सप्लाई है वो भी बढ़ा देंगे। तो जब प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी अल्टीमेटली। तो क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़े और एक चीज़ कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो दोनों चीज़ें। तो क्योंकि इनके दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशनशिप मौजूद है, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर होगा, इट मीन्स जो कैलकुलेशन करेंगे हम परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस की जो कैलकुलेशन करेंगे, वो आंसर मेरा पॉजिटिव होगा। तो इस पॉइंट में वो ये बताना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि प्राइस और सप्लाई के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशनशिप मौजूद है। और इलास्टिसिटी थर्ड पॉइंट की बात करें, इलास्टिसिटी एस्टिमेशन नेगेटिव साइन शो द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। जो नेगेटिव साइन अगर आ रहा है तो ये क्या शो कर रहा होता है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इज द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे वो बता रहा है, जैसे कि मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट की, उसका आंसर मेरे पास आ गया फॉर एग्जांपल -2। तो अब -2 में जो माइनस का जो साइन है, जो नेगेटिव साइन है, वो क्या बता रहा होगा, वो हमें स्लोप बता रहा होगा। क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम डिमांड कर्व की जब स्लोप बना रहे होते हैं, इसको अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लें, जो डिमांड कर्व की स्लोप होती है वो हमेशा डाउनवर्ड आ रही होती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा डाउनवर्ड होती है। जो डाउनवर्ड स्लोप का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पे जो हमने चीज़ ली है, यहाँ पे हमने प्राइस ली होती थी और यहाँ पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड ली होती थी, इनके दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और अगर हम सप्लाई का ग्राफ बनाते थे तो उसकी जो स्लोप की डायरेक्शन होती थी, स्लोप उसकी अपवर्ड हो रही थी इस तरह। तो इस जब स्लोप अपवर्ड हो, इसका मतलब ये होता है कि इनके दरमियान एक
डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्राइस यहाँ पे ले लेते थे और क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ पे लेते थे, तो हमें मालूम हो जाता था कि इनके दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है और हम इसको यूँ अपवर्ड स्लोप बना देते थे, और जो हमारी डिमांड की स्लोप थी वो डाउनवर्ड होती थी। तो अब वो यही बता रहा है कि यह जो नेगेटिव साइन हमारे आंसर में आएगा -2, हमने फॉर एग्जांपल एक एसयूम फिगर दिया है, तो उसमें जो नेगेटिव साइन होगा वो बता रहा होगा कि इसकी स्लोप कैसी है, डिमांड कर्व की स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होगी, तो इसको कौन शो कर रहा होगा, नेगेटिव साइन। और जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो हमें बता रही होगी कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे कि अगर 2 एब्सोल्यूट वैल्यू है तो उसके अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे कि ये ग्रेटर देन 1 है, ये लेस देन 1 है, या इक्वल टू 1 है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर लेंगे ये इलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक है, या फिर ये रिलेटिवली इनइलास्टिक है, या यूनिट इलास्टिक है, इस तरीके से। नेक्स्ट जो हमारा स्टिकी नोट है, नेक्स्ट पॉइंट है, उसके अंदर वो बता रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू कोएफिशिएंट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी। अब उसी को वो बता रहा है कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी इलास्टिसिटी, उसको इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है उसकी। तो अब जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो दोबारा से उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो इलास्टिसिटी का आंसर हमारा 0 आ जाएगा, तो उसका मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी का आंसर अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है कि परफेक्टली इनइलास्टिक है। परफेक्टली इनइलास्टिक मीन्स कि हम अगर प्राइस चेंज कर रहे हैं तो उससे डिमांड पे या सप्लाई पे कोई बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। प्राइस हम जितनी मर्जी चेंज कर लें, उससे डिमांड या सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम डिमांड की अगर एग्जाम्पल है तो यहाँ पे नेसेसिटीज आ जाती हैं। नेसेसिटीज जिस तरीके से आटा है, तो अब आटे की प्राइस जितनी भी बढ़ जाए हमारी, क्योंकि ये ज़रूरियात ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी होता है, तो इस वजह से इसकी डिमांड पे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। इसकी जो प्राइस है जितनी मर्ज़ी जो है फ्लक्चुएट हो जाए, जितनी मर्ज़ी ऊपर नीचे हो जाए। उसके बाद वो बता रहा है, अगर तो इलास्टिसिटी का आंसर हमारा लेस देन 1 आ जाए। लेस देन 1 का मतलब है यानी कि 0 पॉइंट समथिंग। अगर तो 0 आ गया फिर तो ये परफेक्टली इलास्टिक है। 0 से ऊपर और 1 से नीचे यानी 0 पॉइंट समथिंग, 0.5, 0.6 इस तरीके से आंसर आ जाए, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रिलेटिवली इनइलास्टिक है। रिलेटिवली इनइलास्टिक का क्या मतलब है कि प्राइस चेंज हो रही है और उसकी वजह से डिमांड में भी फ़र्क आ रहा है, लेकिन हम प्राइस ज़्यादा चेंज कर रहे हैं और डिमांड में कम जो है वो चेंज आ रहा है। लाइक अगर मैं प्राइस को डबल कर दूँ, तो उससे डिमांड में 25% चेंज आ रहा है, यानी कि डिमांड 25% कम हो रही है। प्राइस मैंने कितनी बढ़ा दी? 50%, उससे डिमांड जो है वो कम तो हो रही है, लेकिन वो 25% कम हो रही है, तो इसको हम कह देते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक है। और इसका आंसर लेस देन 1 क्यों आता है? इसमें वो लॉजिक था कि हमने जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन जो प्राइस था, उसके फार्मूले में जब हमने एक कुछ अज्यूम्ड फिगर पुट की थी, जैसे कि इसके अंदर हम देख लिया रिलेटिवली इनइलास्टिक के अंदर, तो हमारे पास फार्मूला क्या था? वो था परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन। अच्छा, इस पॉइंट के अंदर थोड़ी-सी करेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख सकते हैं हमने जो पूरा चैप्टर अगर हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है, तो हमें मालूम हो रही है कि इसके अंदर एक करेक्शन की ज़रूरत है। करेक्शन क्या? कि उसने ये वाला पॉइंट इस पॉइंट की जगह पर ये वाला पॉइंट लिख दिया और इस पॉइंट की जगह पर ये वाला पॉइंट लिख दिया। वो कैसे? अभी देखते हैं। हमने परफेक्टली इनइलास्टिक में पढ़ा कि क्वांटिटी डिमांडेड में फ़र्क नहीं आ रहा चेंज की वजह से। इट मीन्स हम प्राइस जितनी भी चेंज कर रहे हो उसकी डिमांड में फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब रिलेटिवली इनइलास्टिक में क्या होगा? प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन कंपैरेटिव टू प्राइस, यानी कि जब हम अगर प्राइस 50% चेंज कर रहे हैं, तो उसकी डिमांड में 25% फ़र्क पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट जो है, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ लेस देन द चेंज इन प्राइस। यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज तो आएगा, लेकिन वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू चेंज इन प्राइस। तो रिलेटिवली इनइलास्टिक के अंदर ये वाला पॉइंट जो है वो फिट इन बैठता है। तो बुक ने थोड़ा-सा लाइन्स को ऊपर नीचे कर दिया, जिसकी वजह से कॉन्सेप्चुअली कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, तो इस पॉइंट को माइंड में रखना है। उसके बाद रिलेटिवली इलास्टिक के अंदर क्या होता है? रिलेटिवली इलास्टिक के अंदर क्या हो रहा होता है? अच्छा, इसको हमने मैथमेटिकली देख रहे थे कि जो ऊपर जो है हमारे पास डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में क्या था? जो ऊपर था बटा के ऊपर वाली वैल्यू जिसको हमने नोमिनेटर का नाम दिया है, तो नोमिनेटर के अंदर जो चेंज आ रहा है वो छोटा है, ठीक है? और जो डिनोमिनेटर के अंदर चेंज है वो ज़्यादा है। यानी कि प्राइस में चेंज ज़्यादा है और डिमांड में चेंज कम है। तो प्राइस के चेंज को हम लेट्स सपोज़ कर लेते हैं 50 और डिमांड के चेंज को सपोज़ कर लेते हैं 25। तो जो बटा के ऊपर वाली वैल्यू अगर छोटी हो और बटा के नीचे वाली वैल्यू अगर बड़ी हो, तो आंसर हमेशा लेस देन 1 आता है। ये हम कैलकुलेटर पे हमने प्रूव भी किया था, जब हम इसको डिटेल डिस्कशन कर रहे थे इस चीज़ की, तो हमने इसको कैलकुलेटर पे प्रूव भी किया हुआ था। तो इस तरीके से जो आंसर हमारा आता है हमेशा लेस देन 1 आता है। अच्छा, उसके बाद यूनिट इलास्टिक की डिस्कशन अगर कर लें, या उससे पहले रिलेटिवली इलास्टिक की डिस्कशन करें। रिलेटिवली इलास्टिक में क्या होगा? इसमें प्राइस चेंज होगी
और उसकी वजह से डिमांड भी चेंज होगी, लेकिन डिमांड में चेंज ज्यादा हो रहा होगा। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है रिलेटिवली इलास्टिक के साथ, ये वाला पॉइंट रिलेट करके हम पढ़ेंगे। रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। यानी कि अगर हम प्राइस चेंज कर रहे हैं लेट्स सपोज 50%, तो उसकी वजह से डिमांड में चेंज आ रहा होगा 75%। तो अब उसी फार्मूला में अगर हम पुट करें इसको, ये अज्यूम फिगर्स को, तो 75 डिवाइडेड बाय 50, तो इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 आ रहा होगा। तो उसको हम कह देते हैं कि ये रिलेटिवली इलास्टिक है। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, इनको अगर आप ऊपर नीचे कर दें, इस तरीके से साइन लगा दें ताकि रिवीजन करते वक्त कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद यूनिट इलास्टिक की बात करें, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस। यानी कि अगर फार्मूला की बात करें तो 50% प्राइस में चेंज आया, उसकी वजह से 50% डिमांड में चेंज आ गया, तो 50 डिवाइड बाई 50 आंसर हमारा 1 आ जाता है। तो यूनिट इलास्टिक में क्या होता है, दोनों की सेम प्रोपोर्शन में चल रहे होते हैं, सेम परसेंटेज के साथ चेंज हो रहे होते हैं। उसके बाद परफेक्टली इलास्टिक में क्या हो रहा होता है, परफेक्टली इलास्टिक में होगा हम थोड़ा सा भी चेंज करेंगे प्राइस में, नॉमिनल चेंज है प्राइस, बिल्कुल माइनर से चेंज करेंगे प्राइस में, और होगा क्या, विल लार्जली अफेक्ट द डिमांड, और उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही होगी, उसके बहुत लार्ज इफेक्ट हो रहा होगा। तो इस केस में जो है आंसर हमारा इन्फिनिटी आ जाते हैं, यानी कैलकुलेटर में एरर आ जाता है। तो परफेक्टली इलास्टिक में इस तरीके से हमारा आंसर आ रहा होता है, और इस परफेक्टली इलास्टिक के केस में हो क्या रहा होता है, थोड़ी सी भी प्राइस है जो उससे डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट स्लाइड है, लास्ट पॉइंट है, उसमें वो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की डिस्कशन कर रहा है। यानी कि हमने पढ़ा था कि रिलेटेड गुड्स, यानी कि फॉर एग्जांपल पेप्सी और कोक है, तो पेप्सी और कोक में हमने मालूम है कि अगर पेप्सी की जो प्राइस है वो बढ़ जाए, तो इससे होगा क्या, पेप्सी की अपनी डिमांड तो कम हो जाएगी, लेकिन कोक की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि कोक उसके अल्टरनेट के तौर पर यूज हो रही होती है। तो अब कितनी पेप्सी की प्राइस बढ़ने से कोक की डिमांड कितनी बढ़ेगी, उसको भी हमने कैलकुलेट करने का तरीका सीखा था क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर। तो फार्मूलाज वगैरह तो सेम ही रहेंगे, जब हमने जो प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड वाले फार्मूले पढ़े थे, वही सेम फार्मूला यूज हो रहे होंगे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में भी। तो अब उसने बता रहा है यहाँ पे इंडिपेंडेंट गुड्स की डिस्कशन कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट गुड्स कौन सी होती हैं, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल ली थी लैपटॉप और शूज की, इन दोनों प्रोडक्ट्स का ताल्लुक एक दूसरे के साथ नहीं है। किसी एक चीज की प्राइस चेंज होने से दूसरी चीज की डिमांड में या दूसरी चीज की सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो अब उसकी वो बात बता रहा है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इंडिपेंडेंट गुड इज जीरो और नियर टू जीरो। अब वो बता रहा है कि इनका आंसर हमेशा जीरो होता है या फिर वो नियर टू जीरो होता है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। तो जीरो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपिक्ट है देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू गुड्स। क्योंकि अगर हम इसको फार्मूला में पुट भी करें, तो हम फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं हमने लैपटॉप की प्राइस इंक्रीज हुई है, लैपटॉप पहले 50,000 का था, अब वो जो है 60,000 का हो गया। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम अगर इसको कोई एज्यूम फिगर ले रहे हैं, तो लैपटॉप में 10% इंक्रीज है लैपटॉप की प्राइस में। ठीक है, तो उससे शूज की प्राइस में कितना डिमांड, शूज की डिमांड में कितना फर्क पड़ेगा। तो अगर हम वो देखें तो जो बटा के ऊपर वैल्यू होगी वो होगी क्या, जीरो, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और जो नीचे होगा वो 50 होगा। तो इस तरीके से आंसर जो हमारा क्या होगा, अल्टीमेटली जीरो आ रहा होगा। तो अब इस केस में जो होगा, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। चेंज इन प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट हैज नो इफेक्ट ऑन डिमांड ऑफ अदर प्रोडक्ट। तो ये जो जीरो आंसर होगा किस केस में, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर, ये क्या बता रहा होगा, जीरो आंसर का क्या मतलब होगा, या नियर टू जीरो आंसर का क्या मतलब होगा, कि ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट गुड्स हैं, इनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक नहीं है, एक चीज की प्राइस चेंज होने से दूसरी चीज की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो स्टिकी नोट्स की डिस्कशन इतनी ही थी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।